गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, आज चेयरमैन सेनेट के लिए मौरका इंतहाई दिलचस्प रहा। सादिक सिंजानी एक बार फिर से 48 वोट लेकर चेयरमैन सेनेट बन गए हैं, जबकि दूसरी जानिब यूसुफ रजा गिलानी ने 42 वोट लिए हैं, जबकि उनके 7 वोट मुस्तरद हो गए और उन मुस्तरद होने वाले वोटों को चैलेंज भी कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी ने अदालत में जाने का ऐलान कर दिया है और फारूक एच नाइक ने यह भी कहा है कि वो इन 7 वोटों के चैलेंज करेंगे। ऐवान के बाहर कुछ आज गर्मा गर्मी भी हुई इस मामले पर। इससे कबल 800 पोलिंग बूथ में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए मिले और अपोजिशन का दावा है कि कैमरों की तादाद 6 थी। इस पर भी एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट देगी। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में हम, लेकिन प्रोग्राम का आगाज इसी गुफ्तगू से करेंगे कि आज सादिक सिंजानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं, तो सियासी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब होंगे। डेप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए भी पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। कुछ ही देर में रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे। डेप्टी चेयरमैन के बारे में जो ही रिजल्ट सामने आएंगे, पोलिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जैसे रिजल्ट आएंगे वो हम अनाउंस कर देंगे। तो नासिर चुगताई साहब, आज सूरत हाल आपने सारा दिन मॉनिटर की और आपके पास वो पेपर भी मौजूद है जो इंस्ट्रक्शंस वाला था। कैसे देख रहे हैं आप इस इंतखाब को? क्या हुआ? ये तो मैजिक हो गया आज। देखिए, क्या होगा वाली बात तो तलखी और बढ़ेगी, बदतमीजियाँ और बढ़ेंगी, जालसाजियाँ और बढ़ेंगी, नक्काली और बढ़ेगी। कल मैंने आपसे कहा था, कभी कभी मान लिया करें ना हमको, आप यार मानते नहीं आप लोग। नासिर काज़मी का शेर पढ़ा था मैंने कि इत्तफ़ाक़ात ज़माना जब है नासिर, आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। तो हम ये मुस्तकिल चौथी बार देख रहे हैं कि 4 बार वोट मुस्तरद होने पर बंदा जीत जाता है। 3 बार सिंजरानी। कल जनरल साहब ने एनआरओ दे दिया मुजम्मिल को। मुजम्मिल ने कहा मैं इनकी मुखालफत नहीं कर सकता। मुजम्मिल तो बिल्कुल बेचारा, हाँ, बहुत डरा हुआ था मुजम्मिल। कल तो मैंने दरख्वास्त की कि कुछ भी कहीं भी किसी तरह भी हो सकता है। दिलो दिमाग की कश्मकश में थे सौर वर्दी साहब कल। नहीं, अभी भी हो सकते नहीं। बड़ा असर है जनरल साहब का इनके ऊपर। देखिए, अभी मुस्कुरा रहे हैं, वो जेरला मुस्कुरा रहे हैं मुजम्मिल साहब। तो अभी भी वही कहेंगे जो जनरल साहब कहेंगे। तो मैं भी वही कहता हूँ, ज़ाहिर है मजबूरी है मेरी, मैं भी वही कहता हूँ जनरल साहब कहते हैं। तो देखिए, ये जो सूरत हाल हुई है बड़े मज़ेदार हुई है और इसमें मैं कहता हूँ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मखदूम साहब के, गिलानी साहब के बड़े साहबजादे का है कि हाउ टू डिस्ट्रॉय योर वोट। वो जो पूरा एक ट्यूटोरियल आया था, वो गलत लोगों ने देख लिया। असल में हुआ ये, तो उन्होंने वोट डिस्ट्रॉय कर दिया बकौल मोहसिन अजीज़ के, बकौल मुजफ्फर अली शाह के। नाउ अब आती सीरियस बात। वो बात ये है कि मैंने पूरा स्टडी किया, मैं स्कूल से अब तक वोट देता आ रहा हूँ। मैंने पूरा स्टडी किया है कि क्या है मुताल्लिका खाने में वोट लगाना, स्टैंप लगाना या निशान लगाना, वो अलग चीज़ होती है। निशान लगाने के लिए अलग खाना होता है, मोहर लगाने के लिए एक सेम खाना होता है। जो बैलेट पेपर मैंने पोस्ट किया हुआ है वो सेम खाना है, कोई अलग खाना नहीं है। 2 खाने हैं, ऊपर नाम लिखा हुआ है फलां साहब का, नीचे फलां साहब का, बीच पे स्टैंप लगी हुई है इलेक्शन कमीशन की, सेनेट की, और वो इलेक्शन स्टैंप डिवाइडेड है। अब आप कहीं भी मोहर लगा दें, लेकिन मोहर अगर खाने के बाहर होगी, खाने को डिवाइड कर रही होगी, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर खाने के अंदर कहीं भी स्टैंप है तो वो आम इंतखाबात में भी और इंतखाबात में भी बिल्कुल जायज़ होता है। मुझे अफसोस मुजफ्फर अली शाह साहब पर हो रहा है। बहुत बड़ा कैरियर है इनका पार्लियामेंट में, बहुत रेस्पेक्टेड आदमी हैं। वो बात समझ ही नहीं पाए। उन्होंने मोहसिन अजीज़ की जो ब्रीफिंग थी उसको उन्होंने ओन करते हुए कहा कि ये वोट रिजेक्ट करता हूँ मैं। हालांकि जो सामने बोर्ड लगा हुआ है पोलिंग बूथ के, उस पर लिखा हुआ है कि आप उस जगह उस खाने में स्टैंप लगाएंगे जो आपके उम्मीदवार का खाना है, जो आपका और कोई खाना नहीं है वहाँ पर। अगर आप देख लें, अब तो वो कॉमन हो गया है, क्यों दिखाया गया पार्लियामेंट में कि हम इसको मुस्तरद कर रहे हैं। नहीं, तो बात अभी अधूरी रहेगी जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती। अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब सुप्रीम कोर्ट जाके वहाँ एक अजीब बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स हैं वोट के बारे में, वो बहुत क्लियर हैं। मुझे याद हैं, मैंने भी एक बार पूरा प्रोग्राम किया था कि अगर इंटेंशन बहुत क्लियर हो
और मुतल्लिका खाने में स्टैंप लगी हुई हो तो वो वोट जायज़ है, वो वोट जायज़ है। दाएं पे लगी हो, बाएं लगी हो, नाम के ऊपर लगी हो, नाम के नीचे लगी हो, वो वोटर का इंटेंशन को जाहिर करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का और अब दूसरी अदालतों का भी फैसला है। तो ये बड़ा मज़ा आएगा अभी आपको कुछ दिनों तक। तो चलता रहेगा, खबरें चलती रहेंगी, हम बात करते रहेंगे। जनरल साहब की बात गलत साबित हो गई कल की कि गिलानी साहब जीत जाएंगे, गिलानी साहब जीत जाएंगे, गलत साबित हो गई। जनरल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लेते हैं। जनरल साहब, एक तो ये भी कहिएगा कि सियासी मंजरनामे पर इसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं। आई हैव अ सब क्वेश्चन कि ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, क्या सिर्फ पीडीएम वालों को तरीका नहीं आता था, बाकी सब अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, सबको आता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जब जरूरत पड़ती है तो तरीका भूल जाते हैं, जब जरूरत पड़े तो फिर याद भी आ जाता है। और मेरा अपना ख्याल है कि ये जैसे नासिर भाई कह रहे हैं, ये अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो ये हो सकता है कि ये फैसला रिवर्स हो जाए, क्योंकि इंटेंशन जहां तक है वो नजर आती है कि आपने उसी नाम के ऊपर मोहर लगाई। अगर सामने नहीं लगाई तो नाम तो वही है जिसके ऊपर आपने मोहर लगाई। और शक इसलिए नहीं पैदा होता कि वो मोहर कोई दाएं बाएं आदि इधर या आदि उधर वाला कैसा तो है नहीं। लिहाजा ये इंटेंशन वाला जो लॉजिक बताया है एनबीसी ने, वो बिल्कुल अपील करता है। तो मेरा अपना ख्याल है कि पॉसिबिलिटी मौजूद है इसमें कि अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये जाते हैं तो ये जजमेंट या जो फैसला हुआ है ये रिवर्स हो जाएगा। तो उस लिहाज से ज्यादा बदमज़गी होगी, ज्यादा टेंशन होगी, ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ नाराबाजी होगी। अगर शुरू में ही अददी बरतरी वाले जीत जाते और बात होती तो वो मैं समझता हूं कि उस लिहाज से अच्छा था। लेकिन इखलाकी तौर पे मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इखलाकी तौर पे ये जीत जो है ये वाकई संजरानी के नाम जाती थी। ठीक है। सोहवर्दी साहब, वो बात जो कल एनबीसी ने कही थी वो सच होती हुई नजर आ रही है समहाउ कि बाय हुक या बाय क्रुक हम जीतेंगे, जो शिबली फराज ने कहा था और बाद में उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, कानूनी तरीके से कहा था। लेकिन दोनों सीट्स पर थोड़ा अपसेट हम देख रहे हैं। दिमाग तो यही कह रहा था कि संजरानी साहब जीतेंगे, लेकिन दिल चूँकि जनरल साहब के साथ कल धड़कना शुरू हो गया, क्योंकि मैं भी हैरान था कि जनरल साहब कह रहे हैं कि गिलानी साहब जीतेंगे। और अब ये पता नहीं जनरल साहब ने टीवी पे बैठ के ब्लफ किया और हमारी भावनाओं के साथ, हमारी के साथ खेलने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन बहरहाल नज़र आ रहा था। अब आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को देखें, आप कह रहे हैं चेयरमैन पे 7 वोट रिजेक्ट हो गए, उन्होंने गलती से डाल दिया, तो डिप्टी चेयरमैन पे क्या हो गया? 54 वोट मिल गए अफरीदी साहब को। वो जो 7 रिजेक्ट हुए थे वो 7 के साथ जाके अब अफरीदी साहब को पड़ गए। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि वो जिन्होंने अपनी मोहर गलत लगाई वो भी जानबूझकर लगाई, और जब संजरानी साहब जीत गए तो उन्हें यह हौसला भी मिल गया कि वो अब अफरीदी को वोट डाल दें, क्योंकि सुबह का जो हो रहा था उससे वोटर तो कंफ्यूज था। कैमरे पकड़े जा रहे थे, जब कैमरे पकड़े जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हवाओं का रुख बदल गया है। वो जो कैमरे लगाते हैं वो कमज़ोर हो गए हैं और कैमरे पकड़ने वाले मजबूत हो गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है वो भी एक ट्रैप था, और उस जिसमें अपोजिशन और पीडीएम फंसी रही और उनको समझ ही नहीं आई या उस ट्रैप में वो फंसे या नहीं फंसे। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब वो 7 वोट उन्होंने गलत मोहर लगाई तो अगली दफ़ा उन्हें ये हिम्मत हो गई कि वो सही मोहर अफरीदी साहब पे लगा दें, और आप देखें अफरीदी साहब ने संजरानी साहब से ज़्यादा वोट लिए हैं। तो इसलिए दिमाग तो यही कहता था कि ताकतवर कुव्वतें जिसके साथ हैं उनको जीतना चाहिए। और उससे चंद दिन पहले मैं नासिर साहब को याद होगा मैंने कहा था कि अगर तो शेख रशीद की यह बात ठीक है कि संजरानी साहब रियासत और हुकूमत के उम्मीदवार हैं तो वो जीतेंगे, और अगर खाली हुकूमत के उम्मीदवार हैं तो हार जाएंगे। तो आज तो फिर नज़र आया कि वो रियासत और हुकूमत दोनों के मुश्तरका उम्मीदवार थे और एक मजबूत अलाइंस के साथ वो चल रहे थे। तो इसलिए हमने देखा कि मिर्ज़ा अफरीदी की जीत जो है वो संजरानी की जीत के बाद वोटर को बहुत कॉन्फिडेंस आया और उसने खुलकर अफरीदी को मोहर लगाई। इसलिए मैं समझता हूँ कि इससे जो ग्रिप लूज की पीटीआई ने कौमी असम्बली में गिलानी साहब की जीत से, वो आज उन्होंने उस स्पेस को रीगेन किया है, रीगेन कर लिया है स्पेस को। अंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहले पीडीएम अपने लोगों को वोट देने का तरीका दिखाए उसके बाद अदम एतमाद लिया, ऐसा भी तो हो सकता है आने वाले दिनों में। हाँ बिल्कुल, अब तो ये जो वोट जाया तरीका है, जाहिर है वो वीडियो हैदर गिलानी, उसके बाद शहरयार अफरीदी ने
और फिर बच्चों को ना जैसे बच्चे ध्यान देना पड़ता है एक बच्चे की वजह से, तो वो भी आज दिया गया था। लेकिन मैं ख्याल इसमें 2-3 बातें जरूर मैं कहूंगी कि जरूर हुकूमत की पोजीशन एक तरह से सेनेट के हवाले से स्ट्रांग हुई है, मजबूत हुई है। लेकिन इस वक्त जो मैं समझूंगी कि इस्तेहकाम जो हम उम्मीद चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वो अब नजर नहीं आ रहा। जाहिर है जैसे नासिर चुगताई साहब ने भी कहा था, तलखियां बढ़ जाएंगी। पीडीएम जो है वो ना सिर्फ इस वक्त जाएगी कोर्ट्स, अदालत जाएगी, इसको चैलेंज करेगी, साथ साथ आप ये भी देखिए कि लॉन्ग मार्च जो आने वाला है उसके लिए भी उनका अज़्म ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और ये भी जो बात चल रही थी कि ये जो सेनेट में गेम चल रही है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोचा था और शायद कोशिश थी कि वहां उस हद तक ना जाएं लॉन्ग मार्च की, जहां प्रपोजल जो तजवीज है, जो कोशिश है, ये चाह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और JUIF। तो मेरे ख्याल में कि ये जो तलखियां हैं, ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये तो बढ़ेगा इसके बाद। तो एक तरफ से अगर आपको अददी और आपको एक हॉलो विक्ट्री एक तरह से आपको नजर आएगी, वो PTI की जरूर हुई है, लेकिन जो इस वक्त नुकसान होगा वो सियासत को होगा, इस्तेहकाम को होगा। ठीक है मोना, अगर ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जाता है और जितने भी रिजेक्टेड वोट्स थे उनको दोबारा कंसीडर कर लिया जाता है, तो क्या उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने की राह हमवार हो जाएगी? क्या हम ये समझें कि सियासी मंजरनामा एकदम से तब्दील हो जाएगा? असल में अब काफी सारी बातें हैं। जो इंटेंशन की बात हो रही थी ना, जो कि अभी भी इसका तस्करा हुआ है, और एहसन इकबाल साहब भी असर में ये बात कर रहे थे कि इंटेंशन की बुनियाद पर वोटिंग, और फिर वो इस बेसिस पे इसको ट्राइब्यूनल में उन्होंने अनाउंस किया है, चैलेंज करेंगे। तो अब तो इंटेंशन भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो बिल्कुल आपके साथ ही इस नशिस्त में जो पता चला है कि डिप्यूटी चेयरमैन 54 वोट्स उनको पड़ चुके हैं, तो यानी कि 48 से अगर हम इसको करें 48 इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो यानी कि 6 वोट्स इनको जायद पड़े हैं। तो ये तो सर्टेनली वही वोट्स हैं जो कि अपोजिशन के वोट्स हैं, और जो वहां पर रिजेक्ट हो गए थे अब यहाँ पर इनको पड़ गए। तो अगर इंटेंशन वहां पर क्या कहना चाहते हैं कि उधर आप PTM के कैंडिडेट के लिए आप वोट देना चाहते थे, लेकिन वो गलती से गलत मोहर पड़ गई, लेकिन यहाँ पर PTI के कैंडिडेट को, वहां तो BAP का बाप का कैंडिडेट है ना वो जो सादिक संजरानी साहब, यानी कि उनके केस में वोट्स रिजेक्ट हो गए, लेकिन PTI के कैंडिडेट को तरजीह दी PTM अलायंस ने कि जी इनको वोट दे देंगे ओवर अब्दुल गफूर हैदरी जो कि JUIF के कैंडिडेट हैं और अपेरेंटली PDM के सरबराह के जमात के कैंडिडेट हैं। तो ये तो मुझे बात बिल्कुल ही समझ नहीं आती, और मैं नहीं समझने से ये मैं बिल्कुल कासिर हूँ कि इनको इस बात पे इंटेंशन का जो एक एज है जिसके बुनियाद पर कहा था कि हम जाके चैलेंज करेंगे, तो क्या वो भी अब इससे मध्यम नहीं पड़ जाता। खैर अब ये देखने वाली बात है कि ये मामला कहां पर जाता है, लेकिन अलबत्ता ये कि बहुत क्लियर सिचुएशन है, और मुझे लगता है हाई टाइम अब ये, एक तो ये कि ओवर हाइप जरूर था ये पूरा जो सेनेट चेयरमैन का मार्का था, हुकूमत की तरफ से भी अपोजिशन की तरफ से भी। चले खैर ये कि अब हो गया, ये एक तरह से मामला खत्म हुआ है। गालिबन ये कि लेजिस्लेशन में अब हुकूमत को कुछ आसानियां होंगी कि सेनेट में अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में उनका अपना चेयरमैन भी है, डिप्यूटी चेयरमैन भी है, पहले भी था खैर। और अब ये कि PTI और जो ओवरऑल गवर्नमेंट का अलायंस है उनका भी नंबर अब इन हालिया सेनेट इंतखाबात के बाद बढ़ गया है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि अब ये जो PDM के साथ इनका जो टकराव है, ये तमाम कैफियत कहाँ जाती है, और इंटरनली मुझे लगता है इस बात को जरूर इनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए PDM को, इंस्टेड ऑफ ये कि अब जो ये प्रेशर्स करके ब्लेम गेम्स डाल रहे हैं, क्लियरली इनके अंदर रिफ्ट्स हैं, इनके अपने अंदर दरारें हैं, इनके अपने अंदर बहुत सारी दरारें हैं। पहले उनको एड्रेस करें, उसके बाद इनके बाकी के सियासी मामला किया गया जब गवर्नमेंट ने उनको ऑफर कर दी थी। तो ये सारी चीजें इनको खुद देखनी पड़ेगी। ठीक है, नासिर चुगताई साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं छोटी सी बात करूंगा कि देखिए वोट तो गलत नहीं है, वोट को गलत कहने का फैसला गलत है, मैं इस बात पे इसरार कर रहा हूँ। दूसरी बात ये बिल्कुल सही बात है, तलखी बहुत बढ़ेगी और मुमकिना तौर पर अब पीपल्स पार्टी पर इस्तीफ़ों का दबाव भी बढ़ जाएगा असम्बली से। जब इस्तीफ़े आप देंगे तो आप जनरल साहब से पूछ लें कि कितने बड़े पैमाने पर आप आम इंतखाबात होंगे वो दोबारा करा सकेंगे आप, बिग क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसके साथ ही नाजरीन एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमें नए इंतखाबात समेत तमाम ऑप्शंस मद्देनजर रखना होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ना पहले दबाव कबूल किया, ना आइंदा किसी दबाव में आऊँगा। उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमती रहनुमाओं को मुतहर्रिक होने की हिदायत कर दी। हमारा सवाल ये है कि क्या हुकूमत ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात के बारे में सोचना शुरू कर दिया है? जनरल साहब, देखिए, बात यह है कि जिस तरह के हालात हैं इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि आप एक सिचुएशन जो डेवलप हो सकती है उसके लिए तैयार रहें। अभी एक लॉन्ग मार्च की सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि उसके ऊपर हुकूमतें नहीं बदली जा सकती, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो तो हो सकता है हुकूमत इलेक्शन अनाउंस कर दे। फिर ये अभी एक सेटबैक इनको हुआ था यूसुफ गिलानी के इलेक्शन का, लेकिन अब अगर ये डिसीजन रिवर्स हो जाता है जब जिसमें संजरानी आए हैं तो वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। फिर ये है कि अवाम के अंदर भी जिस तरह महंगाई की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, वो भी एक सूरत हाल ऐसी पैदा हो सकती है जहां हुकूमत को बिलाखिर इलेक्शन की तरफ जाना पड़े। तो बात यह है कि अगर कोई भी पार्टी अपनी तंजीमें नौ करे, अपने मामला, अपनी गवर्नेंस को देखे, इम्प्रूव करे, ये सोच के कि मुझे फिर इलेक्शन में जाना होगा, तो वो उस लिहाज से तो अच्छा है, उनके अपने लिए अच्छा है और तैयार रहना चाहिए। बाकी पार्टीज का भी मुतालबा यही है कि इलेक्शन की तरफ जाएं, जनरल इलेक्शन हो। अगर किसी वक्त पे कोई मजबूरी आ जाती है और आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो तैयार होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी कैबिनेट को, अपनी कोर कमेटी को उस तरफ राग़िब किया है जहां वो अपने बुनियादी तंजीमी मामला की तरफ तवज्जो दें और फिर अपने प्रोपेगेट करें अपने कामों को, जो कुछ उन्होंने कोई अचीवमेंट अगर उनकी है, चंद एक अचीवमेंट जो उनकी हैं, वो पब्लिक के सामने लेके आए, ताकि अगर इलेक्शन का किस्सा हो तो उसमें इनको कोई ना कोई पदीराई हो। तो मेरा ख्याल है ये एक प्रिकॉशनरी मेजर आप कह लीजिए कि एक एहतियाती तदबीर के तौर पे बात की गई। ठीक है, एहतियाती तदबीर के तौर पर बात की गई थी NBC, लेकिन आज जो इंतखाब हुआ है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, उसके बाद तो वज़ीर आज़म का बयान बदल नहीं गया होगा, वो ज़रा रिलैक्स हो गए होंगे? नहीं बदला होगा, उन्हें पता है क्या हुआ है और ज़ाहिर है वो भी वही मास्टर माइंड है। मेरा ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ अब इंतखाबात में जाएगी। मैं बार बार सोचता हूँ क्यों जाएगी। क्या उनको एहसास नहीं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है? क्या उनको एहसास नहीं महंगाई कितनी है? क्या उनको अंदाज़ा नहीं कि अवाम कितने बेजार हो चुके हैं उनसे? क्या ये ईमानदार तो है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन हमें दिया क्या है उसने? बेरोज़गारी, महंगाई, अफरात ज़र और छोटे सरमायाकारों की बर्बादी। बड़े सरमायाकारों को ज़ाहिर हौसला मिल गया, बहुत ज़्यादा मिल गया, लेकिन हालात क्या आपकी इकनॉमी की कितनी फ्रिजाइल है कि 47,000 पर आपका स्टॉक था अभी 2 महीने पहले, आज 43 पर है। छोटे छोटे झटके ज़लज़ले के वो बर्दाश्त नहीं होते आपसे। फिर दूसरी बात ये कि मैं बहुत क्लियर बात करना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ अब वो तहरीक इंसाफ नहीं है जिसने इंतखाब जीता था। ये वो तहरीक इंसाफ है जिसमें बहुत से मौसमी परिंदे आए हैं, पर वहाँ परवास करते हुए आते हैं जब मौसम बदलता है। हमारी हालीजी लेक है, कभी आके देखें कितने रूसी परिंदे आते हैं, सैकड़ों हज़ारों, क्या खूबसूरत परिंदे होते हैं, और फिर वापस चले जाते हैं। वो जब गर्मी का मौसम आता है तो वापस चले जाते हैं। तो यही तहरीक इंसाफ है। इस तहरीक इंसाफ ने प्लानिंग में क्या दिया, रिफॉर्म्स में क्या दिया, क्योंकि रिफॉर्म्स वगैरह जो है ना, ये बड़े लोगों की बातें हैं, आवाम की बातें नहीं है। बड़े और वो जो खाना बांट रहे हैं वो भी किसी NGO के ताउन से बांट रहे हैं। वो आप देखें उस पर लिखा हुआ है कौन है वो NGO, उसके ताउन से बांट रहे हैं। तो खाना भी किसी और के ताउन से बांट रहे हैं, वो पैसे भी किसी और के ताउन। 120 अरब की बात करते हैं, उसके बाद क्या दिया? उसके बाद कुछ नहीं दिया। और वो 120 अरब में कितना दिन आदमी ने खाया वो खाना? तो बात यह है कि बहुत नेगेटिव वाइब्स हैं तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ उन्हें बनाना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। फिर जस्टिस वजूद्दीन अहमद को वापस लाना होगा, जो उद्योग को छोड़ हफीजुल्लाह नियाज़ी को लाना होगा, सबको लाना होगा और लोगों से माफ़ी मांगनी होगी। फंड फंडिंग केस का हिसाब देना होगा, ये देना होगा कि फैसल वाडवा अब तक मेंबर क्यों हैं। ठीक है मोना, जैसे अभी NBC ने कहा कि जो
पहले तहरीके इंसाफ थी जिसका नारा था साफ चली शफाफ चली, वो अब नहीं रही। क्या पुराने लोगों को वापस लाना होगा या उनके इर्द गिर्द जो मौजूद है लोग उनमें से उनको छांटी करना पड़ेगी, उनमें से जो काम के लोग हैं जो उनके साथ लॉयल हैं उनको अलग करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि अब ये देखने का वक्त जरूर आ पड़ा है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और आया क्यों इस गवर्नेंस के एतबार से हर कोई क्यों शिकायत कर रहा है, और अपने जो इनके अंदर किचन कैबिनेट के लोग हैं उनकी तरफ से भी अगर ये बातें आ रही हैं तो ये तो देखने वाली तमाम बातें हैं। और ये जो ग्लैमरस मौसमी परिंदे हैं हर हुकूमत में आ जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती कहाँ से आते हैं, कौन लाता है। खैर ये बात भी एक है और ये बहस हम सबके लिए होनी चाहिए कि वो तकाजे हम वही रखें जब हम अपोजिशन में जो बातें करते हैं वो फिर हमें वही उन्हीं मयारों पर अपनी गवर्नमेंट में भी रहना चाहिए और वही बातें यहाँ पर भी करनी चाहिए। अभी यही परिंदे अपोजिशन वालों को बहुत बुरे लग रहे हैं और पहले इनके साथ रहे हैं, तो ये सारी चीजें ये दोहरे तकाजे मुझे लगता है सब पे देखने वाले हैं। अच्छा, जो बात अभी ये हो रही है ना कि नए इंतखाबात की जानिब जाना चाहिए या नहीं, अपने ऑप्शंस बिल्कुल खुले रखने चाहिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। पीपल्स पार्टी मुझे नहीं लगता कि वो जाना चाहते हैं नए इंतखाबात की तरफ, ना उनकी तरफ से मैंने ये बात ऐसा बहुत ज्यादा सुनी है। उनके पास सिंध है, उनके पास एक अच्छा सूबा है और मुझे लगता है प्रोबेबली अगर नए इंतखाबात की जानिब चले भी जाते हैं तो उनको यही सूबा दोबारा मिल जाएगा। सेंटर में एज सच वफाक में जाहिर है वो तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि वहां पर उनको कुछ मिले या पंजाब में उनको कुछ मिले, यही सिंध उनको दोबारा से मिलेगा, ये बात तो तय है। हाँ, नून लीग को अलबत्ता इंतखाबात नए सूट करते हैं, JUIF को नए इंतखाबात सूट करते हैं क्योंकि एज सच इन दो जमातों के पास इस वक्त कुछ नहीं है। तो ये बातें लेकिन तय हैं कि अब ये तमाम लोग PDM के प्लेटफॉर्म से नए इंतखाबात की जानिब कितना जोर देते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं या सिर्फ बातें ही रह जाएंगी, ये सारी देखने वाली चीजें हैं। अलबत्ता हाँ, हुकूमत को अपने तौर पर बिल्कुल तैयार रहना चाहिए नए इंतखाबात के लिए। और मुझे लगता है नए इंतखाबात भी ये जो गवर्नेंस रिलेटेड मसाइल है ना, नए इंतखाबात तो इनका कोई हल नहीं है। ये तो मुझे लगता है एक नया मुअम्मा खुल जाएगा अगर नए इंतखाबात की जानिब एट दिस पॉइंट इन टाइम जाते हैं। ना आपकी कोई इलेक्शंस के मुतालिक कोई इस्लाहात हुई हैं, किन चीजों के साथ आप जाएंगे नए इंतखाबात के ऊपर? यही इलेक्शंस एक्ट 2017 के, फिर यही तमाम मामला आपके साथ दोबारा हो जाएगा, वही RTS, वही मामला, वही सारी चीखों पुकार के धांधली हो गई। मतलब ये तो एक नई चीज है। और क्या अभी जिस मईशत की बात कर रहे हैं, इतनी फ्रजाइल इकोनॉमी क्या नए इंतखाबात के अखराजात उठा सकती है या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है जो कि गालिबन कोई भी नहीं सोचता। तो नए इंतखाबात इसका हल नहीं है, अपनी तामीर नौ करना इनका हल है, गवर्नेंस के मामला ठीक करना हल है। जो ज़िमनी तौर पर जो चीजें हैं वो लोकल बॉडीज हैं, इनको एस्टेब्लिश करके गवर्नेंस सिर्फ यही हल है। सिर्फ गवर्नेंस का मसला है, इंतखाबात इसका हल नहीं है। ठीक है अंबर, इस्लाहात की बात की अभी मोना ने, तो इस्लाहात वाकई इलेक्शन से मुतालिक हमें भी इस्लाहात भी नजर नहीं आती और बहुत सारी खामियां और कोताहियां भी नजर आती हैं। 2.5 साल गुजर चुके हैं, 2.5 साल बाकी, अगर उससे पहले इंतखाबात हो जाते हैं, ये छोटे छोटे इलेक्शंस में मसाइल सामने आते हैं, बड़े पैमाने पर अगर आम इंतखाब होते हैं तो और ज्यादा मसाइल नहीं हो जाएंगे? देखिए, अगर हम बात करें इंतखाबात और उसका जो बुनियादी मकसद क्या होता है, उसका बुनियादी मकसद होता है, जाहिर है एक हुकूमत आती है, वोट के जरिए पे हुक्मरानी करती है। मोना गवर्नेंस की बात कर रही थी, वो एक सेपरेट चीज है, वो अलहदा चीज है। और अगर तहरीक इंसाफ जो बहुत बात करती है लोकल गवर्नमेंट की और KP की मिसाल देती थी, अभी तक KP में तो लोकल गवर्नमेंट आई नहीं है क्योंकि अगस्त 2019 में उनकी मुद्दत खत्म हो गई थी। उसके बाद ताज़ा इंतखाबात आइन के मुताबिक और उनके कानून के मुताबिक KP के जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके मुताबिक तो इंतखाबात करवाए नहीं थे और फिर पैंडेमिक का एक बहाना बनाकर वो मजीद डिले हो गया। तो यहाँ तक तो ये तो बात हुई ना कि गवर्नेंस की बात हुई, वो लोकल बॉडीज के जरिए बेहतर हो सकती थी। जो एक आम इंतखाबात होते हैं वो लेजिटिमेसी के लिए होते हैं। जब तक आपकी लेजिटिमेसी नहीं होती या आप तमाम जो आपके पॉलिटिकल पार्टी एक्टर्स तस्लीम नहीं करते कि दूसरी सियासी जमात जो जीती है, जिसको फतह हासिल हुई है, वो लेजिटिमेट है और लोगों ने उसको वोट दिया है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है आपको नजर आता रहेगा। ये हमने 2013 में भी देखा और अब हम देख रहे हैं। तो यही वजह है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का शायद एक बयानिया जो आप कहें कि कुछ रिफॉर्म इस्लाहात होने चाहिए इलेक्शंस में ताकि दोबारा वो मामला ना हो।
ने भी कहा था कि अगर जिसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, ओपन बैलेटिंग हो, तो ये जो कांस्टेंट कॉन्टेस्टेशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तसादुम रहता है लेजिटिमेसी के ऊपर और धांधली के ऊपर, ये इसी तरह खत्म होगा। तो मैं समझती हूँ कि ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का हल करने का एक तरीका बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इससे पहले इस्लाहात होने होंगे और इससे पहले मिल बैठकर मसाइल को हल करना होगा। ठीक है सर, वर्दी साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाब या मिड टर्म इंतखाब क्यों करवाएंगे? वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेना चाहेंगे और उनकी कोशिश होगी कि जो उन्होंने मांगे तांगे की इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई हुई है, इससे जान छूट जाए और एक क्लियर मेजॉरिटी उनके पास आ जाए। अब देखने की बात यह है कि उन्हें पिछले इंतखाबात में क्लियर मेजॉरिटी क्यों नहीं दी गई, जब RTS भी बैठ गया, जब सब कुछ हो गया, जब विनिंग हॉर्सेस भी सारे उनके पास लैंड कर दिए गए, तो 10, 15, 20 सीटें और देना कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं थी। जहाँ 157 सीटें दी जा सकती थीं, वहाँ 180 भी दी जा सकती थीं और मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आता था मुमानियत कि जो जिन हालात में वो इलेक्शन हुए थे उन हालात में PTI को 180 नशस्तें ना दी जा सकती हों। मेरे ख्याल में बहुत आसानी से दी जा सकती थी। जब RTS बैठ गया था तो आप और 20, 15, 20 सीटों में वो सब कुछ कर लेते जो आपने किया है और उस पर क्या होना था। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जिनके इत्तेहाद से हुकूमत में आए हैं, जिनके साथ उनकी पावर शेयरिंग है, उसमें उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देना तय नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है और उनके ख्याल में इमरान खान साहब को अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दे दी तो वो हाथ से निकल जाएंगे। चिड़िया हाथ से निकल जाएगी, मुर्गा भी हाथ से निकल जाएगी और अपनी मर्ज़ी से उड़ने लग जाएगी। तो ये जिसने भी अपनी मर्ज़ी से उड़ने की कोशिश की है उसके पर काटे गए हैं और उसकी गर्दन काटी गई है और उसको निशान इबरत बनाया गया। और मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब का कोई निशान इबरत बनने का कोई अभी तक हमें मूड नज़र आ रहा है। उन्होंने एक भी ऐसी मूव नहीं की है जिनसे नज़र आए कि वो कोई निशान इबरत बन रहे हैं। देखें, एक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होती है और एक गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, बाय द स्टेट, फॉर द स्टेट होती है। तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, बाय द स्टेट, फॉर द स्टेट है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है फॉर द स्टेट। स्टेट भी उनसे हैप्पी है और वो भी हैप्पी हैं। मुझे तो ना गवर्नेंस के कोई मिसाइल नज़र आते, क्योंकि जो उनका मैंडेट है, जिस काम के लिए वो लाए गए हैं, वो काम वो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगर दोबारा इंतखाबात जब हों तो उनका CV फिर इन्हीं टर्म्स पे अगर मौजूद हो तो वो दोबारा भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो कि कोई इंतखाबात के नतीजे में वो जीत जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि RTS ने कितना जिताना है और कितना हराना है। RTS का उनको भी पता है और आपकी बात पे अंबर बड़ा खुल के हंस रही है। सर वर्दी साहब, आपका पॉइंट आ गया। इसके साथ ही सेगमेंट को क्लोज करेंगे, एक ब्रेक पड़ेंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद कुछ दीगर मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए वोटिंग से कबल हॉल से खुफिया कैमरे और एक डिवाइस बरामद हुई थी और इसकी तहकीकात के लिए एक कमेटी भी बना दी गई थी जो इसकी तहकीकात करेगी। हमारा सवाल ये है कि क्या जिम्मेदारों का तयन हो सकेगा? नासिर बेग चुगताई साहब। मेरा ख्याल ये कि क्या हो जिम्मेदार, किस चीज़ का जिम्मेदार। मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ ना कि कुछ भी हुआ वो हो गया, गुजर गया। वो कैमरे भी गुजर गए, वो फुटेज भी गुजर गई। और सुबह सुबह उन्होंने कहा आकर जी हमने तो नहीं अपोजिशन लगाए थे, शेख रशीद ने कहा पहले से लगे हुए थे। काबिने में तो फूट पड़ गई थी सुबह इस मसले के ऊपर, सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। और शिबली फराज ने को कहा था कि, और रात को ये भी इत्तला थी, ये चेयरमैन सेनेट साहब भी अंदर थे सुबह तक, और ये भी इत्तला थी सेक्रेटरी साहब और 4 कासिद भी अंदर थे। हाँ, इसलिए वो जेर मास्क मुस्कुरा रहे थे। मैंने ये लिखा था कि वो जेर मास्क मुस्कुरा रहे, तो इसलिए उनकी मुस्कुराहट बहुत वाजे थी। तो मेरा ख्याल ये कि अभी तो बहुत बड़े केस बाकी हैं। अभी तो ये केस बाकी है कि इंतखाब दुरुस्त हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, जनरल साहब मुख्तसरन प्लीज। देखिए, बात यह है कि अगर ये कोई अदारा इंटेलिजेंस एजेंसी करे तो ये तो इंतहाई भोंडे तरीके से किए हुए थे और कैमरे भी ये मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सेनेट से उतरे हुए किसी जमाने में और सेनेट के स्टोर में गालबन पड़े होंगे और वहीं के किसी आदमी को रसाई होगी वहां पे। उसके अलावा ये है कि जिनकी अददी बरतरी थी, चेक रखना उनकी रिक्वायरमेंट थी कि देखा जाए कि उनका वोट कोई दाएं बाएं न चला जाए। जिसकी अददी बरतरी नहीं है
उसको इतना मसला नहीं है, वो तो पहले ही कम नंबरों पे था। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों ने भर्तियां की हुई उनके वफादार वहां मौजूद हैं, वो पकड़े जाएंगे। कोई ना कोई अगर तहकीकात हुई शफाफ तो वो पकड़े जाएंगे। जो भी होगा वो पकड़ा जाएगा। सरवर्दी साहब, अंदरूनी सेनेट की अपनी लेकिन जी लेटर सामने आ गया है कि 9 तारीख को तो संजरानी साहब ने अपना नया चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सेनेट का मुकर्रर किया है और एक दिन तमाम पहले। रूल्स को सेट असाइड करके एक दिन पहले, और उसको एक दिन पहले 11 को चार्ज दिया है। तो अब अगर इसके बाद भी मुझे लगता है वो सार्जेंट एंड एम्स भी जो है ना वो अपोजिशन ने भर्ती कराया है संजरानी साहब से, और संजरानी साहब ने अपोजिशन के कहने पर ही, अपोजिशन ने उन्हें कहा सुबह 5:30 बजे तक बैठे रहें, अपोजिशन ने उन्हें कहा कि जब आपका इलेक्शन हो रहा है आप उसके दौरान भर्तियां करते रहें, और वो क्या अखलाकी जवाब था उसके दौरान भर्तियां करने का। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि कसूर अपोजिशन का है और उसको बहुत करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, उल्टे लटका के जूते मारने चाहिए इस अपोजिशन को। ठीक है अंबर। दुर्रे मारे इनको। अंबर, देखिए वैसे तो ये सारा मामला मैं नहीं समझती इसको खत्म होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बात कर लूं क्योंकि वक्त थोड़ा है, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी उसकी खिलाफ वर्जी है और जो राइट टू सीक्रेट वोट है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो ये तो एक तरफ हो गया। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, जो इस वक्त मुस्तफा नवाज खोकर और फवाद चौधरी के दरमियान ट्विटर पे बातचीत हुई थी, तो यही जाहिर हो रहा है कि फवाद चौधरी को पता था कि स्क्रू वाला कैमरा कहाँ लगा होगा, तो उनसे भी पूछना चाहिए। ठीक है, On a lighter 30 सेकेंड्स। ठीक, जी, मुझे लगता है वाकई कि अब शायद बिगर मैटर्स आ गए हैं एट हैंड, तो शायद इसके ऊपर उतना ध्यान ना रहे। लेकिन वाकई बहुत ही मायूब सिचुएशन थी। सेनेट सेक्रेटेरिएट को इसके ऊपर तमाम अपनी तरफ से देखना चाहिए कि उनके अंदर से ये चीज किसने की है, क्योंकि जाहिर है तमाम जो चीजें थी या जो अमला था, व्हाटएवर जितनी चीजें, जो इक्विपमेंट था वो उन्हीं के पास था। तो इसकी इंक्वायरी मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उसको हमें फॉरगो करना चाहिए, इवन गिवन कि हमारे पास शायद अब बड़े मामलात आ गए हैं, लेकिन ये बहुत मायूब सिचुएशन थी। मायूब सूरत हाल थी और इसका हल हर सूरत निकलना जरूरी है। जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म। व्यूज़ मेकर से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।